मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक मेरी शादी का भी कुछ ही दिन गुजरे थे। इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नहीं, शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ की ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमन शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इससे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत अमन की तरफ देखा। मैंने कहा कि पहले से ही मैं तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर उसके कमरे में आ गई। मैंने वह कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो बहुत ज़्यादा फैंशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा अमन, यह तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अमन कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और इतनी ड्रेस लाने की अमन को क्या ज़रूरत थी? अगर शादी पर अमन ने एक जोड़े कपड़े भी लिए थे, कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी कि आप भारत मैंने इस ड्रेस पहन ली थी। मैंने भी एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उसे शर्ट ड्रेस में तो उसमें उसे 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टेस्ट देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया। सामान मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पाँव तक देखा, फिर कहने लगे बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। उनकी तारीफ़ वह तो पैर पर चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी, पर बालों को खोलकर गंगा किया और अलमारी से बड़ी सी शाल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं जा सकती। आपको देखा एड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी थी, जैसे लेना ना लेना बराबर है। अमन कहने लगा कि मुझे बेहद मत करो, वैसे ही मेरा दोस्त अभी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वह फ़ोन पर कहने लगा कि हम लोग तैयार हैं। फिर कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाड साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा था। शादी की रात थी। उसने मुझे कह दिया था कि इतनी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बस ख़त्म होगा, और तनख्वाह पहले मैंने भी कोई ऐतराज़ न किया था। शादी के उन दिनों में अमन की कोई भी फरमाइश नहीं थी। अकेले ही रहते थे। छोटे से फ्लैट में किचन संभाल लिया था। अगर मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनवाई और कुछ महीने यूँ ही गुजारने पड़े। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही नहीं थी इतनी कीमती ड्रेस लेने की, तो क्या ज़रूरत थी? वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए मुझे दहेज के काफ़ी सारे सूट निकाल कर नए थे। एक दावत पर जाने के लिए बहुत सारे सूट बिल्कुल नए थे। उसमें से कुछ पहन ली थी, लेकिन मैं एक कीमती ड्रेस मेरे लिए कम से कम इतनी कीमती 10 से 15 हज़ार के तक ही। इतना खर्च करने की फहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी खूबसूरत इलाके में बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। फ़ौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियाँ पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा ये बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अपने लॉन्च में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर सितम यह दुपट्टा ही नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों से कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसे दावत थी? यहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरत नहीं। और अगर मैं मर्दों की ही दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? उन खट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ रही। मैंने कहा अमन, यहाँ कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगा यह सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी दिव्या कहाँ से आ सकती है। मुझे अपने साथ लिए वे अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका लगा। उस वक्त लगा यह अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वे मिलने के बहाने से मेरे सामने हाथ बढ़ाए लगे।
मैं देखकर पीछे आती थी। वह कौन सा तरीका था, फिर मुझे अमन के दोस्त को अच्छे भी नहीं लग रही थी। अजब गजब के नज़र थे उसके, सब मुझे सर से पाँव तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से ऐसे अजीब सी विभाग सी थी कि मुझे अपनी वजूद पर चींटियाँ रहती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और 500 से हाथों का आज के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। उसकी आंखें न जाने किस जज्बे के साथ गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जिससे नशे की हालात में हो। वह बहुत घबरा गई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पल्लू से लग गई। मैंने कहा, अमन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपना घर छोड़ आए। अमन कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराहट और डरने लगी। डरने वाली लड़कियों से सख्त चढ़ती। मुझे खुले से झट से लड़कियाँ पसंद है, इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिजेक्ट करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा, खुद को पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके में रहने गई है और बाकी दोस्त सबको आ रहे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, उन सबकी शादियाँ हो जाएगी और इन सब की बीवी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवी नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। आपके इंतज़ाम मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह अमन से कहने लगे हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। अमन का हाथ जोड़ के पकड़कर ड्राइंग रूम के टेबल पर पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अमन के साथ यहां टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ जाएं। पार्टी थी, वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी यह भी खा कर देखिए और यह भी खा कर देखिए। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था, खाने खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा। इस वक्त मुझे एक के वजह 4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अमन अब घर वाले मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई अमन की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपनी होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इस शॉर्ट ड्रेस में थी, जो आप मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुप रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की चिट उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वजूद को बैठकर सिरहाने से देख लगने लगा, पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ की चूड़ियाँ पहनी हुई थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। क्या देखकर मुझे हैरत हुई। अभी ठीक से अपने होश आवाज़ में नहीं थी कि वह अमन बड़े बेइज्जती होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म से बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्र होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगा, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। अमन काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद से झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करोगी? तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्म गर्म चाय लाता हूँ, फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों से अमन ने कभी मुझसे ऐसे जुनून मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन लेकर ड्रेस ला कर दी। उसके घर दावत में जाना है और फिर उसके दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले ही ज़्यादा हम दीवाने हुए हैं। अमन तो बड़ा खुश नसीब था और इसके इस जैसे बीवी मिली है।
अमन के दोस्तों के मुंह से ये सब की तारीफ़ बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से से उनके घर का देखा तो वह डिलीट बनाकर हंसने लगा। मैं सोच रही थी कि घर जाते हैं उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों को इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म घर के खरोश था। लेकिन मैंने एक बार नोटिस की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यह रोज़ की मेरी ख्वाहिश को पूरी कैसे कर रहा था। घर आते हुए वह रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना खाता और साथ लेता था। मुझसे कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे अमन की बातें बहुत ही अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर में काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने मायके आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इस निखर पर रहो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी कीमती है। मेरा हाथ खोने के मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे कि तुम जानती हो तुम्हें मैंने आपके लिए कितने पापड़ मिले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता करने वाली के ज़रिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब है। मेरी बात पर वह हंसने लगे और कहने लगे तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। कहने लगा एक बार मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर इससे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता इससे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। मेरी बात मान गई और यूँ मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत के आगे उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपने लिए उनका इतना पापड़ मिले थे। मेरे दिल में अमन और मेरी मोहब्बत और कतर भर गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर मैं कीमती ड्रेस ला कर दी। मैंने कहा नहीं अमन, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा, वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी तरह से हालात होती है। 2 दिन तो मैं चलने से भी मालूम नहीं हो जाती थी और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ। मुझे इतना महंगा कपड़ा सही सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए और बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच दिया और बोले कि मेरी मोहब्बत ही देखो, मेरा इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। या कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी, मैंने इसे कही थी जो मैंने इसे कही थी। लेकिन अमन का गुस्सा तो ऐसा था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कब सा गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहाँ चली गई। लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े से खाने की आज बुरी लग रही थी, क्योंकि वह मुझे बहुत से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम समझी और प्लेट की डाली थी और लगातार खा रही थी। लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। अमन ने सांप के सामने सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे पूरा ख़त्म करो की थी और खाते ही मेरी वही हालात ख़राब हो गई थी। वह तो मुझे अमन पर भी शक हो गया था। अगली बार आने से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब का बहाना किया और मायके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बातें हो रही थी। मम्मी की कसम घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई थी, मुझे तो साथ ले गई। वहीं मेरा मुलाकात अमन के 5 दोस्तों से हुई।
वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी ज़रूर लाना, यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इस घर का घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा लेजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। यह देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। मुझे हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वह कहने लगा, क्यों सच चुप रहा है? तुम्हारी तेकी 2 टके की औकात है और मुझे तमीज़ की बात कर रही है। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैं एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। इस थप्पड़ की धूम थी जिसकी सनी तमाम लोग वहीं खड़े हो गए। कुछ कहने लगे हैं और इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आरती ने चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही था कि इस आदमी की औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हकीकत बताऊंगी। वह लोग कितनी बदतमीज़ है और वह हर इतवार को मुझे ज़बरदस्ती अपने घर लेकर जाता है। उनकी नज़र तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वह कहने लगा कि है और इसका यह ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा यह सुना था कि मेरे होश उड़ गए और रह गए। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। भैया शंकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी और तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार इतवार आना और इतवार को हमारे घर तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें हमारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उनकी बात पर एक पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे और वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा हुआ था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाजार से बाहर ले गई। कहने लगे, दीदी यह सब क्या बकवास कह रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। जी कर घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरा दिल को कुछ हो जाएगा तो फट जाएगा। मुझे घर ले गई लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मेरी माँ ने घर अब अगर तुमने मायके रहना ही है तो तुम वार्निंग दे दो, मैं जाकर रहना। एक इतवार की ही तो छुट्टी मिलती है, मुझे वहाँ भी तुम मेरा मूड बर्बाद कर देते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं कुछ भी कह दी गुस्से में मुझ पर फिर चढ़ता और मुखर जाता। इस बार जब मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ पर भी मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाज़ार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया और फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हालात से उंगली डालकर उल्टी की तो कुछ खाया था, सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। हमने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अमन कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूँगा। जो हासिल तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आते तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे पे चले जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसके दोस्त कहने लगे, क्या मैं मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरी जी चाह ज़मीन फतेह और मैं उसमें समा जाऊँ। मेरी ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, गंदी नज़रों से बचने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह एक ऐसा पति था जो मेरा ही सौदा करता रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले से बाहर बजने लगा। इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूँ देखता रह गया अमन और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई। मैं अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि इस खूबसूरत लड़की चाहिए, इसलिए कि जिसे वह कैसे करके पैसे कमा सके। अमन जेल में बंद था और इस दौरान मैं तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुका था, लेकिन मुझे अपने माँ बाप का एक शिकायत थी। मेरे शादी और रिश्ता करने से पहले नहीं देखना लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी या नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे।
लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं कोई अमन जैसा आदमी कहीं उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।